सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में, जिसमें ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के अंदर अनवीनीकरणीय संसाधन आते हैं और वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के अंदर हम नवीनीकरणीय संसाधनों को शामिल करते हैं। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, चाहे वो स्टूडेंट्स अपने स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर या इवन किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक एसएससी, रेलवे एंड पुलिस एंड अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है ये आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज का ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए हम समझते हैं आखिर ऊर्जा के परंपरागत और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए हम बात कर लेते हैं नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं, इनके डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत अनवीनीकरणीय संसाधन है जिसका उपयोग मनुष्य यानी जो मानव है वो काफ़ी लंबे टाइम से करते हुए आ रहा है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये जितने भी जो संसाधन है, अनवीनीकरणीय संसाधन है, इनका जो इस्तेमाल है ये पीढ़ी दर पीढ़ी यूज़ होते आ रहे हैं, इसलिए हम इसे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में, जिसके अंदर नवीनीकरणीय संसाधन होते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नवीनीकरणीय संसाधन है जिनका विकास हाल फिलहाल के दिनों में किया गया है। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है यानी कि नवीनीकरणीय जो संसाधन है, उनका जो विकास है वो रिसेंटली हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका जो इस्तेमाल है हम हाल फिलहाल के दिनों से करते हुए आ रहे हैं, और जो परंपरागत ऊर्जा है वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, इसलिए हम इसे परंपरागत ऊर्जा और इसे गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं उपयोग की प्रकृति के बारे में। जो अनवीनीकरणीय संसाधन है इनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, और वहीं दूसरी तरफ जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है, जो नवीनीकरणीय संसाधन है, इनको अगर हम एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं उसके बाद भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके भंडारण के बारे में। तो जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं इनका भंडारण सीमित है, यानी कि ये लिमिटेड मात्रा में है। जो अनवीनीकरणीय संसाधन है ये लिमिटेड मात्रा में, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये जो है ये लिमिटेड मात्रा में है और इनको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ बात करें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में, जिसमें जो नवीनीकरणीय संसाधन आते हैं, इनका जो भंडारण है ये असीमित है, यानी कि ये अनलिमिटेड मात्रा में है। इसके अंदर क्या आते हैं, सपोज सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और जो सूरज की रोशनी है वो तो अनलिमिटेड है। तो इसी तरीके से इनका जो भंडारण है वो असीमित है, अनलिमिटेड है, जितना चाहे यूज़ करो। अब हम बात कर लेते हैं पुनर्निर्माण की गति के बारे में। तो जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, जो अनवीनीकरणीय संसाधन है, इनका निर्माण में लाखों वर्षों का समय लगता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऊर्जा के नवीनीकरणीय संसाधनों के बारे में, तो ये असीमित मात्रा में उपलब्ध है और ये लगातार बनते रहते हैं, क्योंकि जो सनलाइट है वो कभी ख़त्म नहीं होगी और जो हवा है वो भी एज इट इज़ ऐसी रहेगी। तो इसीलिए इनका जो भंडारण है वो असीमित है, अनलिमिटेड मात्रा में उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में, इनके उदाहरण के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अनवीनीकरणीय संसाधनों के अंदर हम शामिल करते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और लकड़ी को शामिल करते हैं, जिनका इस्तेमाल हम काफ़ी लंबे टाइम से करते हुए आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं नवीनीकरणीय संसाधनों के अंदर हम शामिल करते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। अब हम बात कर लेते हैं पर्यावरण पर इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जो हमारे परंपरागत स्रोत हैं, जो अनवीनीकरणीय संसाधन है, ये पर्यावरण के अनुकूल संसाधन नहीं होते, क्योंकि ये पर्यावरण को दूषित करते हैं। क्योंकि जो पेट्रोलियम को हम जलाते हैं या लकड़ी को जलाते हैं, उससे जो पर्यावरण है वो दूषित होता है। वहीं दूसरी तरफ जो नवीनीकरणीय संसाधन है ये पर्यावरण के अनुकूल संसाधन होते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण को दूषित नहीं करते हैं। अब हम बात करें इनकी लागत के बारे में, इनकी कॉस्ट के बारे में। तो जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं वो शुरू में सस्ते होते हैं, लेकिन इसके बाद सीमित भंडार होने की वजह से ये लंबे समय में इनकी जो लागत है वो बढ़ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम नवीनीकरणीय संसाधन के बारे में बात करें, तो इसमें जो शुरुआती लागत होता है, जो शुरुआती जो इन्वेस्टमेंट होती है वो अधिक होती है। यानी जो जैसे अगर मैं बात करूं, सोलर पैनल आपको लगाना है तो स्टार्टिंग में जो इनकी कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई होती है, सपोज 1 लाख रुपए तक लगते हैं। लेकिन बाद में जब एक बार सोलर पैनल लग जाता है तो उसका जो लाइफ टाइम होता है वो 25 वर्षों का होता है। तो इस तरीके से जो सूरज की रोशनी है वो अनलिमिटेड है, ख़त्म नहीं होगी। तो एक बार लगाने के बाद ये लंबे समय तक इनकी जो लागत है वो कम हो जाती है और ये सस्ते होते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं उत्सर्जन का प्रभाव। यह अधिक हानिकारक होते हैं क्योंकि इनका उपयोग करने से जो ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जो हमारी अर्थ है उसके टेम्परेचर को बढ़ाती है, जो वैश्विक ताप है उसे बढ़ाती है, तो ये हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अब हम बात कर लेते हैं नवीनीकरणीय संसाधनों के बारे में। तो ये कम हानिकारक होते हैं, इसमें ऐसा नहीं है ये पर्यावरण को दूषित नहीं करते, लेकिन बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि इनका जो उपयोग करने से जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो प्रभावित नहीं होती है और ग्रीन हाउस जो गैसें होती है वो नहीं निकलती है। तो इस तरीके से ये इको फ्रेंडली है और ये इको फ्रेंडली नहीं है। तो चलिए अब हम नवीनीकरणीय ऊर्जा को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं, इसके टाइप्स को समझ लेते हैं। तो नवीनीकरणीय ऊर्जा के अंदर हम सौर ऊर्जा को शामिल करते हैं। सौर ऊर्जा सूरज से प्राप्त ऊर्जा है। सौर ऊर्जा का उपयोग प्रकाश ऊर्जा, ताप ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा के रूप में उत्पादन के लिए किया जाता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, जो सूरज से जो रोशनी आती है वो इस सोलर पैनल से टकराती है और उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पवन ऊर्जा के बारे में। तो पवन ऊर्जा पवन की गति से प्राप्त ऊर्जा होती है। पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। जो हवाएं चलती हैं वो इस विंड से, ये जो पंखे हैं इनसे टकराती है और जो पंखे घूमते हैं और जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो चलिए थोड़ा सा और इसे डिटेल में समझ लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जल विद्युत ऊर्जा के बारे में। जल विद्युत ऊर्जा बहते हुए पानी की गति से प्राप्त ऊर्जा है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, जो पानी है वो नीचे गिरता है, यहाँ पर एक टरबाइन लगा दिए जाते हैं और जब पानी उन टरबाइन पे गिरता है तो उससे जो टरबाइन है वो घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। जल विद्युत ऊर्जा का प्रयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं भूतापीय ऊर्जा के बारे में। जैसे कि आप इस इमेज में और इसे डिटेल में समझ सकते हो, यहाँ से जो पानी है वो गिर रहा है और यहाँ से टरबाइन घूम रहे हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं भूतापीय ऊर्जा के बारे में। तो जो भूतापीय ऊर्जा है, यानी कि नाम से ही समझ चल रहा है भू, यानी कि जो भूमि के जो तापमान है उससे जो ऊर्जा है वो कैसे जनरेट होती है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त ऊर्जा है। भूतापीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा और गर्म पानी के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। यानी जो भूमि होती है उसमें से जो भी गैसेस निकलती है, गर्म भाप निकलते हैं, उनसे जो ऊर्जा, जो एनर्जी जनरेट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ज्वारीय ऊर्जा के बारे में। ज्वारीय ऊर्जा ज्वार के उतार चढ़ाव से प्राप्त ऊर्जा है। यानी समुद्र में जो भी ज्वार भाटा आते हैं, यानी कि जो लहरें हैं वो उठती है और गिरती है, इनसे जो प्राप्त ऊर्जा है उसे हम क्या कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं तरंग ऊर्जा के बारे में। तो ये भी ऑलमोस्ट दोनों सेम है। जो तरंग ऊर्जा है वो समुद्र की जो लहरें हैं उनसे प्राप्त ऊर्जा है। तरंग ऊर्जा का उपयोग भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बायोगैस के बारे में। बायोगैस जैविक पदार्थों के अपघटन से प्राप्त ऊर्जा है। यानी इसमें क्या किया जाता है, एक गड्ढे में जितने भी जो मलमूत्र है या जो गोबर है या जो कीड़े मकोड़े हैं उन्हें इस गड्ढे में दफना दिया जाता है और उसके बाद बायोगैस का उपयोग, उसके बाद जो उसमें से गैस निकलती है उससे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा और ईंधन के रूप में हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें इमेज में चेक भी कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियो को बनाने के लिए। और जब आप इसे शेयर करते हो तो जैसे कि आपको पता है नॉलेज बांटने से बढ़ती है, और जब आप इसमें कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम कहाँ पर मिस्टेक करें और हम अपनी वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।